ये क्या हो जाएगा बताओ, पाई ए भी हो जाएगा अगर पूरा एलिप्स चाहिए। तो मैंने जो शेड किया ना, मैं उसी का एरिया लिखवा रहा हूँ आपको, जो मैंने शेड किया है। तो आप ये नोट करो इतना चीज, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आपके पास जो इलिप्स है इसका स्केच बनाओ। कैमरा ब्लर्ड क्यों है आज? डन हो गया, इतना हो गया। अब हम इसको देखो अपने वाले स्केच को बनाते हैं, मैं रब कर देता हूं। अब आपकी जो लाइन है, सॉरी आपका जो इलिप्स है, वो आपको मालूम चल गया कि एक्स एक्सिस पे लंबाई ज्यादा रखेगा, वाई एक्सिस पे कम रखेगा। तो पहले ड्रॉ कर लेना है, पहले ऐसे अंदाजे से ड्रॉ कर लिया, सिमेट्रिकल दिखना चाहिए, ऐसे मेरा दिख रहा है लगभग। फिर इस पॉइंट को डाल दो, 4 0 हो गया, ये -4 0, ये 0 -3 और ऊपर ये 0 3। ये वाई एक्सिस मार्क कर दो, इसे एक्स एक्सिस मार्क कर दो, ये ओरिजिन मार्क हो। ये बन गया इलिप्स। अब इस लाइन को ड्रॉ करते हैं। लाइन को ड्रॉ करने का सिंपल फंडा लगाते हैं। अगर मैं एक्स को 0 पुट करता हूं तो मेरा वाई की वैल्यू 3 आएगी। देखो भैया 0 रखेंगे, इतना पोर्शन 0 जाएगा ना, तो वाई की वैल्यू 3 यहाँ पे आ गई, ये वाला पॉइंट हो गया। अगर मैं एक्स को 0 रखूंगा, सॉरी अब वाई को 0 रखेंगे, तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 4 आ गई। और वैसे अगर आपको याद हो तो ये इंटरसेक्ट फॉर्म होती थी 11th क्लास में, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी। इसमें ए हमारा 4 है, ये 4 यूनिट हो गया, और बी हमारा 3 है, ये 3 यूनिट हो गया। तो लाइन इसका मतलब यहां और यहां इन दो पॉइंट से ज्वाइन होती हुई ऐसे जाएगी। ये आपकी लाइन की इक्वेशन का ग्राफ बन। अब मेरे को बताओ इसमें कौन सा एरिया है जो हमें शेड करना है? स्मॉलर रीजन इलिप्स का, छोटा वाला, ये वाला, away from the original. राइट। ये आपके रफ स्केच हो गया क्वेश्चन का, 1 मार्क तो आपने यहाँ कवर कर लिया, ठीक है। अब मुझे बताओ जब स्केच बन जाता है, एरिया शेड हो जाता है, तो हमारा अगला पड़ाव क्या होता है, अगला स्टेप जो हमें तुरंत करना होता है? बिल्कुल ठीक है। नहीं, इंटीग्रेशन से दो काम होते हैं। देखो गौरिका, जहां पे लाइन आपके इलिप्स को, सर्कल को, पैराबोला को जहां भी कट करती है, यहाँ कट करती है और यहाँ कट करती है, तो दोनों जगह से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए जाएंगे। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप नहीं कर सकते, पहले एक्स एक्सिस पे है, और यहाँ से परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉप करोगे तो वो ओरिजिन पे ही आएगा, क्योंकि वाई एक्सिस परपेंडिकुलर है खुद। तो परपेंडिकुलर वाला काम नहीं करना है आपको, ऑलरेडी करके आया हुआ है। उसके बाद अगला स्टेप होता है, मैं आपसे पूछता हूँ इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ जहाँ पे परपेंडिकुलर आ रहे हैं। तो ये भी कोऑर्डिनेट्स आपके पास है, देखो ये 4 0 है और ये 0 0 है। तो आपके दो काम ऑलरेडी इस क्वेश्चन में डन हो रखे हैं। अब आपको सीधा इंटीग्रेशन के लिए, एरिया के लिए इंटीग्रेशन रेडी करना है। आप मेरे को बताओ, मैं लिमिट अगर 0 से 4 लेता हूं और मैं लाइन को इंटीग्रेट करूं, इलिप्स को ना करूं, तो मैं कौन सा एरिया निकाल रहा हूं? ट्रायंगल का, है ना। तो क्या मैं पहले लाइन का एरिया निकालूंगा? सोचो। नहीं, नो सब पहले हम इलिप्स का एरिया निकालेंगे। देखो अब यहाँ पे वो चीज काम आएगी, इलिप्स का एरिया 0 से 4 में। अब इलिप्स की इक्वेशन ये है, मुझे y चाहिए ना, यहाँ से मैंने वैल्यू याद कर रखी है, b अपॉन ए, b देख लो ये है y के नीचे 3 3 अपॉन 4, ये b अपॉन ए, फिर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वो तो एक्स स्क्वायर रहेगा, ए स्क्वायर आप देख लो ये रहा 16 आपका ए स्क्वायर है, यानी 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इतने इंटीग्रेशन को सॉल्व कर ले तो हमको आंसर इसका पहले से मालूम है, ये इतना एरिया आने वाला है। और हमें मालूम है क्या आने वाला है, बताना क्या आने वाला है ये एरिया? 5 इंटू 3 इंटू 4 अपॉन 4, कितना हुआ? 3 पाई। तो आंसर तो पहले से हम निकाल रखा हुआ है, मैंने किधर आ गया। चलो फिर भी हमें करना तो है इंटीग्रेशन। उसके बाद बताओ इसमें से माइनस कौन सा एरिया करना है? ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया भी आपको इंटीग्रेशन से निकालना है। 0 से 4 सेम लिमिट, ये 0 से 4, और लाइन के नीचे का एरिया माइनस करना है जो आप ट्रायंगल कह रहे हो। तो लाइन की इक्वेशन से भाई y निकालना पड़ेगा, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। तो देखो लगभग सेम फॉर्म में है दोनों, ये दोनों सेम फॉर्म में है ना, तो इसकी इक्वेशन भी कुछ ऐसी आएगी, 3/4 4 माइनस एक्स dx। बाकी आप y की वैल्यू इसमें से खुद निकाल के चेक कर सकते हो, एलसीएम ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या एक काम करो x अपॉन 4 को उधर माइनस में भेजो, फिर एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जैसे मर्जी सॉल्व कर लो, y की वैल्यू ही आ जाए। अब इसमें आपको इंटीग्रेशन का वो सर्कल वाला जो हमने यूज किया था फॉर्मूला याद रखना है। मैं एक बार फिर से रिपीट करवा देता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, पहले x अपॉन 2 होता है, ये एक्स स्क्वायर का x लिया अपॉन 2, अंडर रूट सेम कॉपी होता है,
फिर प्लस ये ए स्क्वायर आता है अपॉन 2, फिर यहां पर होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए मींस एक्स अपॉन 4। ये हो गया। इसमें लिमिट रखनी है आपको 0 to 4। और दूसरा वाला इंटीग्रेशन काफी आसान है, 3/4 को बाहर रखा इनटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2। मेरी गलती बता सकते हो यहाँ पे क्या सर गलती है? माइनस आएगा। -2। -2 आएगा। कोफिशिएंट एक्स का ध्यान रखना है आपको हमेशा इंटीग्रेशन। तो आपने इसको x मान के एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कर दिया। x का कोफिशिएंट -1 है तो नीचे -1 जरूर रखना है। अब आप इसको सॉल्व करके आंसर तो पता है हमें पहले से ही, इसका 3 पाई आने वाला है और ये ट्रायंगल का एरिया है। ट्रायंगल का एरिया भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हैं। 3 पाई -6 आंसर होगा। तो ये इसलिए लिखवाया है कि मान लो आपने यहाँ पे लिमिट रख भी दी, आंसर मैच नहीं हुआ, सीधा आंसर लिख दो नीचे जाके। एनसीईआरटी मिसलेनियस डाल देना इसको। एनसीईआरटी मिसलेनियस का क्वेश्चन है, एक और करेंगे बस लिस्ट का ही एक और। मॉडल्स वाले हो गए थे क्वेश्चन लास्ट क्लास में, मॉडल्स वाले करवा दिए थे। क्या हुआ आंख में रेड क्यों हो रही है? कुछ लगा है क्या? हाँ तुषार चेक करो। सीधा आंसर लिख देंगे क्योंकि इसके इतना चेक होगा, देखो ये चेक होगा, फॉर्मूला भी चेक होगा, उसके बाद चेक नहीं होगा, जो मर्जी करते रहो आप, सीधा आंसर चेक होगा। लिमिट पुट करके कैलकुलेशन कोई चेक नहीं करता भाई। लिमिट पुट कर ली है, मैं करके दिखाऊं? हो जाएगा, लिमिट पुट हो जाएंगी। ठीक है चलो एक और करना है, वो एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जांपल है, इलिप्स का ही है। इलिप्स के कुल मिला के बताओ कितने क्वेश्चन है एनसीईआरटी में? 5 क्वेश्चन है। 2 तो बिल्कुल ऐसे हैं जो हमने किए और 2 सिंपल इलिप्स हैं। क्या इलिप्स का एरिया निकाल दो बस। तो हम वही करेंगे, इलिप्स में एक इंटीग्रेशन करके उसको इंटू 4 कर लेंगे। निशांत अपनी बुक ले जाना आज। एक मेरे ख्याल से एग्जाम्पल लेट है, मैं देख लेता हूँ रुको एनसीईआरटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक और कर रहे हैं। एग्जाम्पल लेट है एनसीईआरटी में, ये क्वेश्चन लिखो। इन फिगर, मतलब इस क्वेश्चन में फिगर पहले से दी हुई है। इन फिगर AOBA, AOBA is a part of the ellipse, is a part of the ellipse 9x square plus y square equal to 36। इस इलिप्स को अपने आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना, अपने आप लिख लेना। such that OA is equals to 2, comma OB is equals to 6, such that OA2 and OB6 find the area between the arc AB, area between the arc AB के बीच में and the chord AB, और chord AB के बीच में जो एरिया वो निकालो। और फिगर ये दी हुई है, फिगर आप ड्रॉ कर लो। अब ये हाईली एक्सपेक्टेड क्यों है? क्योंकि फिगर का एक नंबर कट गया, वो नहीं मिलेगा, तो ये क्वेश्चन 4 नंबर में बना सकते हैं इसको ये आराम से। ये ए है, ये बी है, ये वाला एरिया देखो सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, यही एरिया अभी हमने निकाला। और क्या दिया हुआ है इसमें? ये मेंशन किया हुआ है 20, ये वाला मेंशन किया हुआ है 0.06, ये वाला वो भी है ना, ये 6 यूनिट है तो ये 0.6 हो गया। और क्या है बस। अब आप देख लो भाई इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सेम क्वेश्चन दिया है, थोड़ा जल्दी से करके बता। तो फिगर गिवन है, इसमें कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे फिगर के, आपको बस इंटीग्रेशन तैयार करके दिखाना है। फॉर्मूले आता है सर, याद नहीं है तो कैसे करोगे यार इसको? डेरिवेटिव को तो बिना उसके नहीं होगा ना, ये तो मैंने कई बार करवा दिया। हाँ नहीं, कोशिश नहीं करनी है, याद करने हैं। ऑप्शन नहीं है ना, वही को ऑल्टरनेट हो तो मैं कहूँ चलो फॉर्मूले याद मत करो, बिना उसके काम हो जाएगा, लेकिन काम होगा नहीं ना, क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होंगे।
लिखे हुए लास्ट क्लास वाले? अच्छा लिखे ना, तो फिर रहने देते हैं ना, पहले इसकी करते हैं। हाँ ये वाले तो शुरू करते हैं, चलो आंसर के क्वेश्चन से। अभी फिर आप देख के करना, लेकिन फिर फॉर्मूले तो याद करना पड़ेगा। तो देखो इसका मैंने ये वाला क्वेश्चन भी कराया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। ये पहले भी करवाया था, लास्ट क्लास में करवाया होगा। ये नोट नहीं किया था ये वाला क्वेश्चन? यहाँ से शुरू करते हैं, 4 से। एक मैं करके दिखाता हूँ, फिर तुम ट्राई इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। एरिया निकालना है ना, जो शेड कर रखा है मैंने। हाँ बस, तो आप इंटीग्रेशन बना लो अपने आप। नहीं नहीं निकाल सकते, मार्क्स कट जाएंगे। ट्राइंगल का एरिया भी आपको उससे निकालना है, इंटीग्रेशन से, वरना तो डायरेक्ट आंसर पता है हमें इसका। भाई वैसे तो सीधा आंसर लिख दो, पाई इंटू ए इंटू बी अपॉन 4 वाला एरिया हो गया, और ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो। तो उसमें लिखा हुआ आएगा यूजिंग इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन यूज करो। वो तो मार्क्स काट लेंगे टीचर, नहीं तो कर देना। अगर लिखा हुआ ना है ना, तो कराना इस क्वेश्चन को, गारंटी है मेरी, कोई नहीं काटेगा, तो गारंटी है। देखो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन, ठीक है। फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स का 1 होता है, तो ए इंटू 1 ए हो गया, बी का 0 हो गया, क्योंकि बी के साथ एक्स नहीं है। इस ब्रैकेट को ऐसे रख दिया, अभी सेकंड ब्रैकेट का नहीं किया, अब प्लस लगा देंगे। अभी फर्स्ट ब्रैकेट का नहीं करेंगे, इसको नहीं किया हमने, इसका करेंगे। अब इसका कैसे करेंगे, इस पे होल स्क्वायर आ गया, तो पहले होल स्क्वायर को आगे लेके आएंगे, ये ब्रैकेट लिखेंगे पूरा सेम, इसकी होल पावर है प्लस होके 1, फिर इंटू में अब ब्रैकेट के अंदर जाएंगे और इसका करेंगे। एक्स का 1 हो गया, तो सी इंटू 1 सी लिख दिया मैंने, और डी का 0, ये आंसर है। अब आंसर को यहाँ मत छोड़ो, मेरे को दिख रहा है सी एक्स प्लस बी कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा एक ए और एक सी एक्स प्लस बी, यहाँ बचेगा 2, एक ए एक्स प्लस बी, अब एक ये सी। चाहो तो यहाँ छोड़ दो आंसर, या ब्रैकेट अंदर का छोड़ दो, नहीं यार। एक फिफ्थ और बताऊंगा। और आंसर पाई में आया है। आंसर तो शुभम, आंसर तो खुद ही चेक कर लो, आंसर तो आप खुद ही निकाल लो ना। देखो मुझे इसका आंसर पहले से मालूम है, ये वाला जो एरिया आएगा ना, ये आएगा पाई ए बी अपॉन 4, यानी पाई इंटू 2 इंटू 6 अपॉन 4, कितना हो गया 3 पाई हो गया, और ट्राइंगल का एरिया माइनस कर लो। तो आंसर तो खुद ही चेक कर लो इस क्वेश्चन का, लेकिन इंटीग्रेशन से निकाल यस के सर, दिखवा डन। रहे हैं भाई। एक ही बच्चे का हुआ है, बाकी वो अभी मैंने आपको बताई थी, ये वाला इंटरसेप्ट 2 है और ये वाला इंटरसेप्ट 6 है, तो बताओ क्या इक्वेशन हुई लाइन की? नहीं नहीं, x अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 6 इक्वल टू 1। अगर हमें ये इंटरसेप्ट दिख रहे हैं लाइन के, x एक्सिस का 2 है, y एक्सिस का 6 है, तो सीधा बना दो ना, x अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 6 इक्वल टू 1। कॉड एबी की इक्वेशन हो गई। देखो पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो जैसे यहाँ पे किया था x का 1, a इंटू 1 a हो गया, b का 0, उसके साथ मल्टीप्लाई में इसको सेम रखेंगे, नीचे वाले फंक्शन माइनस लगाएंगे। अभी इसका नहीं करेंगे, इसको सेम लिख लो। इसका करेंगे सी एक्स प्लस डी का, बिल्कुल जैसे इसका किया था। बताओ क्या है? सी एक्स, सी प्लस 0, सी एक्स का तो 0 हो गया और डी का 0, और डिवाइड में क्या करेंगे, डिवाइड में ये क्वेश्चन रूल के अकॉर्डिंग ऊपर के ब्रैकेट ओपन करते हैं, ए सी एक्स प्लस ए डी माइनस ए सी एक्स माइनस डी सी, ए सी एक्स कैंसिल, ए डी माइनस डी सी, प्रोडक्ट टू क्वेश्चन टू, ठीक है। थोड़ा ठीक से करना, मुझे एक बार करके दिखा देना था, एक करके मुझे चेक करा दो भाई। मेरे को रिपोर्ट दे दो इस क्वेश्चन की, टाइम लग रहा है क्या? डन सर। डन। डन सर। ओके, कॉड एबी की इक्वेशन खुद लिखनी है, बस इसमें इस क्वेश्चन में इतना फर्क है। इक्वेशन ऑफ ए बी, एक्स अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 6 इक्वल टू 1 है। और अब अपना एरिया का फटाफट से इंटीग्रेशन तैयार कर लो। 0 से 2 लिमिट ले रहे हैं, इलिप्स में से y की वैल्यू निकाल लेना। y की वैल्यू निकालिए, किसी ने इलिप्स में से बताएगा कोई मेरे को y की वैल्यू इसमें से? 6/2 अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ मतलब उस फॉर्म में बताओ ना, पहले चेक करो। इलिप्स को ऐसे लिखा था आपने, ऐसे, तो इसमें b अपॉन ए लेना है ना मेरे को, b अपॉन ए। तो b बताओ क्या है इसमें, इसको देख के बताओ, ये b होता 6। है 6।
तो 6/2 ये ए हो गया ना यहाँ से, और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये रहा ए स्क्वायर, देखो ये वाला ए स्क्वायर है, 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। राइट, स्क्वायर, ये एक इंटीग्रेशन बनेगा, इसको तो बाहर रखेगा 6/2 को, ठीक है। फिर उसमें से माइनस करेंगे सेम लिमिट, और लाइन का ले लेंगे अब एरिया, लाइन ये वाली जो है, इसमें से y की वैल्यू लगभग ऐसी आएगी बिल्कुल 6/2, बस ये 2 माइनस माइनस, 3x। ये आपका कैंसिल हो जाएगा ना, इस 6 को बल्कि बाहर ले लो ना शुभम, अंदर मत लो, जैसे 3 आ गया तो इस 3 को यहाँ रख लो इस जगह पे बाहर, इसमें भी इस 3 को यहाँ रख लो बाहर, और फिर ओके फॉर्मूला सर। लगा लो दोनों जगह, बस सेम ही आ रहा है आंसर, मतलब देखा जाए तो क्वेश्चन सेम, एरिया सेम है, ग्राफ अलग अलग है दोनों। डन हो गया तो मैं आगे चलूं, ग्राफ भी तो चेंज है ना, ऐसा होता भी दो फिगर के एरिया अलग एक सेम होते हैं लेकिन फिगर अलग अलग होती है, ऐसा पॉसिबल होता है ना। जैसे सर्कल का एरिया मान लीजिए किसी का 36 आ रहा है, तो उसका स्क्वायर का एरिया 36 आ रहा हो किसी क्वेश्चन में, तो फिगर चेंज है, एरिया सेम है। अभी इसकी रिफाइनिंग होनी है, मैंने अभी आपको वो वाले पार्ट क्वेश्चन नहीं करवाए जो सीबीएसई बोर्ड ने कट मार दिए हैं, लेकिन कुछ नहीं भरोसा, सैंपल पेपर्स में दे रखे हैं, तो हम वो करेंगे रिवीजन के टाइम। वो तो मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन हो गया है, नहीं नहीं वो मैक्सिमम मिनिमा का है, इंटीग्रेशन से दे दिया उसको, वैसे मैक्सिमम मिनिमा का है, ये इसलिए दिया है क्योंकि एक बार क्वेश्चन ने बोर्ड में डाल दिया था, इस क्वेश्चन को क्या किया, पहले तो लार्जेस्ट एरिया मैक्सिमम करा बच्चों ने, उसके बाद उसका एरिया भी निकाला, तो क्वेश्चन डबल हो गया था। हाँ ये बोर्ड में आया था, ये याद आ गया, लेकिन ये क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमा का है, और मान लो इलिप्स के अंदर रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए आ भी गया, मान लो ये इलिप्स है, इसमें ये रेक्टेंगल बना हुआ है, मैक्सिमम एरिया है इसका, अब इसका एरिया निकालना है, तो आपको क्या करना है, देखो इंटीग्रेशन कैसे बनाएंगे, ये वाला पॉइंट होगा हमारे पास, ये वाला पॉइंट निकाल लेंगे हम, तो 0 से, सपोज करो ये 2 है, सपोज करो, तो 0 से 2 पहले ले लेंगे हम इलिप्स का एरिया इतना, तो इलिप्स के अंदर में सारा एरिया आ जाएगा, ये 0 से 2 का एरिया हो गया, फिर 0 से 2 का लिमिट लेकर ही अब इस लाइन का एरिया ये वाला माइनस कर देंगे, तो कौन सा एरिया बचेगा, अच्छा सॉरी सॉरी इलिप्स लेने की जरूरत क्या है, सीधा सीधा इस लाइन का एरिया निकालेंगे 0 से लेकर 2 तक, और जो एरिया आ जाएगा इसको इंटू 4 करके रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। ये गलती से प्रिंट हो गया था, तो सीबीएसई बोर्ड ने डिक्लेयर कर दिया था कि इस क्वेश्चन को मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन ट्रीट किया जाए, तो मैक्सिमम पहले प्रूव करना पड़ेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमा का है। हाँ इंटीग्रेशन से आप एरिया तो निकाल सकते हो, लेकिन मैक्सिमम प्रूव नहीं कर सकते इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन एरिया दे देगा निकाल के जो भी शेड है, मैक्सिमम मिनिमम प्रूव करने के लिए मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, ये गलती से प्रिंट हो गया था, फिर जिसने अटेम्प्ट किया था सबको 6 मार्क्स मिले थे, अटेम्प्ट करने के फिगर बना दी 6 मार्क्स सबको दे दिए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स। देखो हमारी ना जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, मैं बात करूंगा मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग, ठीक है, मैं फिजिक्स वाली बात नहीं करूंगा कि कॉमर्स वाले भी इसको कर रहे हैं फिलहाल, तो मैं बात करूंगा जो मैथ से रिलेटेड वेक्टर्स का पार्ट है, मैं उसको उतना ही बताऊंगा बस। फिजिकल क्वांटिटीज मतलब जो क्वांटिटी फिजिकली दिखाई देती हैं उनको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, दो कैटेगरी में बांटा जाता है, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर का मतलब ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसमें एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, ओनली मैग्नीट्यूड, तो ऐसी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है। अभी बताऊंगा एग्जांपल, और जिनको एक्सप्रेस करने के साथ दिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चाहिए, तो वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। फॉर एग्जांपल फोर्स, बल, जब आप फोर्स लगाते हो तो किसी डायरेक्शन में लगाते हो, कहीं ना कहीं डायरेक्शन होती है, कोई दीवार पे लगाते हो, कहीं भी लगाते हो, तो फोर्स में आपने फोर्स लगाया मान लेते हैं 5 न्यूटन का, और किसी डायरेक्शन में लगाया, तो डायरेक्शन अपने आप आएगी, फोर्स लगेगा, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। टेम्परेचर, पानी गर्म हो रहा है, हीट निकल रही है उसमें से, हीट को कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए, तो टेम्परेचर हमेशा मैग्नीट्यूड होना चाहिए, टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 20 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस, तो उसकी एक यूनिट होनी चाहिए, उसकी वैल्यू होनी चाहिए बस। तो टेम्परेचर के लिए आपको दिशा की जरूरत नहीं है, खाली मैग्नीट्यूड की जरूरत है, तो वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है।
ठीक है, जैसे एक लाइन सेगमेंट, अब मैथ्स पे आते हैं, ये एक लाइन सेगमेंट है, तो इसको ए बी बोलो या बी ए बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। इसकी जो लेंथ होगी, फॉर एग्जाम्पल 3 सेंटीमीटर, ये इसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा। तो लाइन सेगमेंट एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि मैथमेटिक्स में वेक्टर का रोल क्या है, क्या चीज सीखने जा रहे हो आप। हाँ, मैं वो बता रहा हूँ, ये तो सेगमेंट था। कोई भी लाइन इनफाइनाइट लेंथ की होती है दोनों साइड पे, अगर एरो बने हुए, ये लाइन है। एरो क्यों बनाते हैं हम दोनों साइड पे, क्योंकि ये दोनों साइड से एक्सटेंड की जा सकती है जितना मर्जी। इसके ऊपर जब हम दो पॉइंट लेकर एक पोर्शन ले लेते हैं, जैसे कि ये पोर्शन ले लिया मैंने इस लाइन के ऊपर, तो ये कहलाता है लाइन सेगमेंट। ये ऑलरेडी हमें छोटी क्लास में सिखाया गया है। तो लाइन का सेगमेंट ही लाइन सेगमेंट कहलाता है। लाइन सेगमेंट की एक स्पेसिफिक लेंथ होती है, ये लाइन सेगमेंट हो गया। ए बी बोलो चाहे बी ए बोलो, एक ही बात है। लेकिन अगर हम इस लाइन सेगमेंट को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करवा दें, हम कहते हैं हमें ए से बी की तरफ जाना है, डायरेक्शन है ए से लेके बी पॉइंट की तरफ, तो एरो लगाने का मतलब होगा आप एक डायरेक्शन शो कर रहे हो। तो अब बताओ इसमें दो चीज क्या क्या हो गई। एक तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर, सपोज कर लेते हैं 2 सेंटीमीटर, और एक इसकी डायरेक्शन है ए से लेकर बी तक। तो यही लाइन सेगमेंट डायरेक्शन के बाद कहलाता है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। यही लाइन सेगमेंट जब हमने डायरेक्शन दे दी इसको ए से बी की तरफ जाना है, तो ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, जिसको अब आप एक वेक्टर बुला सकते हो। क्योंकि वेक्टर तो बहुत चीजें हो सकती हैं, फोर्स भी वेक्टर होता है, एक्सीलरेशन भी वेक्टर होता है, वेलोसिटी भी वेक्टर होती है। एक लाइन सेगमेंट जिसको डायरेक्शन दे दी जाए तो वो भी डायरेक्टेड सेगमेंट, या आप उसको एक वेक्टर से बुला सकते हो। इसका मतलब जो हम बनाएंगे वेक्टर, वो हमारे सब लाइन के ऊपर बनने वाले। हम लाइन के ऊपर सेगमेंट लेंगे और उसको डायरेक्शन दे दिया करेंगे, तो वेक्टर बन जाया करेगा। और जो ये लाइन है ना, ये जो लाइन हमने जिसके ऊपर ये वेक्टर बनाया है, इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ सपोर्ट। तो हर वेक्टर यानी क्या, डायरेक्टली लाइन सेगमेंट, डायरेक्शन दिया हुआ लाइन सेगमेंट, जिसको आप क्या बुला रहे हो, एक वेक्टर से बुला रहे हो। आप इसे वेक्टर से क्यों बुला रहे हो, क्योंकि आपने इसमें दो चीजें मिला दी, डायरेक्शन दे दी है और कुछ लंबाई भी ले रहे हो आप। तो मैग्नीट्यूड भी हो गया, डायरेक्शन भी हो गई, इसलिए आप इसको डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के अलावा वेक्टर बुला सकते हो। थर्ड वेक्टर की एक लाइन ऑफ सपोर्ट होगी हमारे पास, जिस लाइन के ऊपर सेगमेंट लिया जाए। ठीक है, हर वेक्टर का, अब मैं इसको वेक्टर बुलाऊंगा ना, क्योंकि मेरे को बोलने में दिक्कत हो रही है बार बार। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बोलना आसान नहीं होता, वेक्टर बोलना आसान है हमारे लिए। तो हर वेक्टर के, ये जो देखो ये पॉइंट है जो हमने सेगमेंट किया था, यहां से उस तरफ जाना है। तो जो ए है, ये ए कहलाएगा आपके वेक्टर का इनिशियल पॉइंट, और बी तक आपने लाइन सेगमेंट बनाया था और बी पे वेक्टर आपका स्टॉप हो जाता है, तो बी कहलाएगा वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट। तो लाइन सेगमेंट का एक पॉइंट जहां से डायरेक्शन शुरू करके दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहे हो, तो पहला वाला पॉइंट इनिशियल पॉइंट और दूसरा वाला पॉइंट टर्मिनल पॉइंट होगा। और हर वेक्टर की कुछ ना कुछ लंबाई होगी, डायरेक्शन दिखाई देगी, और उसकी एक लाइन ऑफ सपोर्ट भी है। पहले आप इतना नोट करो, मैं रफ कर दूं भाई। नोटेड सर। ओके, सब लोग नोट कर लें, इधर बता नोटेड दूंगा। सर। ओके नोटेड सर। ओके जी, गणेश हुआ, दिखाओ। नहीं बेटा, ये क्या कर रहे हो, देखो हम इसमें क्वेश्चन टूल लगा रहे हैं, ठीक है। पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो वन का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में नीचे वाला फंक्शन सेम, माइनस लगाएंगे, अभी वन का नहीं करेंगे, इनटू, अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का करेंगे 2 टू पावर आ गया है, एक्स टू दी पावर प्लस डी एक्स का बताओ, खाली एक्स का बताओ, चलो खाली राइट 1, तो b इंटू 1 b, c के साथ तो एक्स है ही नहीं, तो इसका 0 करो, एंड डिवाइड में ये जो लिख रहे हो ऐसे नहीं लिखना है, सिर्फ नीचे जो भी है उसका ऐसे होल स्क्वायर, 0 मल्टीप्लाई करोगे ये 0 हो जाएगा, ये माइनस मल्टीप्लाई करके छोड़ दो, ठीक है। फिर ट्राई करो, आगे बताओ, ये हो गया। यस सर। चलो
फॉर एग्जाम्पल, अब आपको इतना छोटा सा एग्जाम्पल देके बताता हूँ। देखो, जितना सीखा आपने उसी का बस। represent graphically a displacement of 40 किलोमीटर। ये पहला क्वेश्चन है हमारा। represent graphically a displacement of 40 किलोमीटर, कॉमा 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, पेपर पे शो करना है इसको ग्राफ से। ये हमने क्या बनाया, ये हमारी जो एक्स और वाई एक्सिस होती है, ये हमारी चार दिशाएं होगी। आपको दिशाएं रखनी आती हैं एक्सिस के ऊपर। कहाँ पे ईस्ट वेस्ट होता है, कहाँ होता है ईस्ट इधर, वेस्ट इधर, नॉर्थ ऊपर और साउथ नीचे। ठीक है, ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया जहां से हम दिशाएं बना रहे हैं। इधर जाएंगे ईस्ट है, इधर जाएंगे वेस्ट है, इधर जाएंगे नॉर्थ है, नीचे जाएंगे साउथ है। आपको 40 किलोमीटर जाना है। और आगे पढ़ना क्या बोला है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब ईस्ट का नॉर्थ। तो देखो मैं इधर आ रहा हूं, ये मेरा यहां तक 1 2 कितने किलोमीटर है, 4, 3 और ये 4 सपोज। तो ये जो मैंने इतना जो गैप लिया है, मैं यहाँ पे टीचर को बताऊंगा ये जो मेरा गैप है, ये 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 मेरा स्केल लिया है मैंने इसको 10 किलोमीटर का। आप 10 का ले लो, 5 का ले लो, मर्जी है। मतलब इसको लाइन को डिवाइड जितने हिस्सों में करना चाहे कर लो। मैंने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करके बोल दिया भाई एक हिस्सा जो है 10 किलोमीटर है। तो यहां तक मेरा हो गया पूरा 40 किलोमीटर। और ईस्ट ऑफ नॉर्थ समझो अब जरा, इसका मतलब क्या होता है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मीनिंग क्या है, कहां से किस दिशा में जाना है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ में जनरली हम क्या सोचते हैं, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ आते हुए कितने डिग्री का एंगल, 30 डिग्री का एंगल। ये उल्टा होता है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ में यहां से उधर नहीं जाना है, राइट। नॉर्थ का जो ईस्ट है, तो ये वाला जो एंगल होना चाहिए, ये होना चाहिए 30 डिग्री। कभी कंफ्यूजन हो जाए तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ में कैसे बनाना एंगल, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ आते हुए 30 डिग्री का एंगल। तो नॉर्थ पे खड़े हो जाओ और वहां से ईस्ट की तरफ जाओ और 30 डिग्री एंगल पे रुक जाना। ये रुक गए 30 डिग्री एंगल पे। और ये सेगमेंट कितना है हमारा, ये सेगमेंट हमारा 40 किलोमीटर है। यहाँ पे लिख देते। तो इसका मतलब कोई बंदा मूव करेगा, मान लो ईस्ट ऑफ नॉर्थ में 30 डिग्री के एंगल पे 40 किलोमीटर, तो हम उसको वेक्टर से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये उसका इनिशियल पॉइंट हो गया, लेट से ओरिजिन मान लेते हैं, और ये उसका पी तक टर्मिनल पॉइंट हो गया। यहाँ पे उसको टर्मिनेट करना होगा और ये उसकी दिशा होगी जाने की। ये ऐसे जाएगा इतने डिग्री का एंगल। 40 मीटर को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने बताओ इसके लिए बताना मत बताओ। आप इसको एज्यूम कर रहे हो 40 किलोमीटर का स्केल। मतलब आप ये दिखाना चाह रहे हो कि ग्राफ पेपर पे हम 1 सेंटीमीटर को 10 किलोमीटर मान के चल रहे हैं, तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया है जिसको हम मान के चल रहे हैं 40 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर, बहुत सिंपल है। ऐसे 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी और आ गया है, लेकिन इसके लेकिन हमें आगे और सीखना पड़ेगा। ये मैं रब कर दूं अगर हो गया तो। किसी को कुछ पूछना है इसमें? नो सर। अच्छा चलिए जी, आगे चलते हैं। अब आप आगे लिखो, ये मैं रब कर देता हूं। जब भी आएंगे तो हमेशा ऐसे बनाना, किसी भी क्वेश्चन में जब भी आते हैं डायरेक्शन बनाने के लिए। अब देखो वापिस आते हैं, ये मेरी एक लाइन है, ठीक है। यहां पे मैंने एक सेगमेंट लिया, सेगमेंट का नाम है ए बी, डायरेक्शन दे दी ए टू बी। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब इसको जरा रीड करके बताओगे क्या बन गया ये। ए बी वेक्टर या ए बी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। दिशा है ए से बी की तरफ, तो इसको एरो को ऐसे दिखाना है आपको। ए के ऊपर टेल आना चाहिए एरो का, और बी के ऊपर हेड दिखाई देना चाहिए, तो ये दिशा बताएगा ए से बी की तरफ जा रहे हैं। तो इस वेक्टर को आप चाहो तो किसी भी स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे स्मॉल ए से, और उसके ऊपर एक एरो का साइन बना सकते हो। हमेशा रिप्रेजेंट करना होगा सेगमेंट को किसी भी स्मॉल लेटर से, तो आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो इस तरह से। ए ले लो, बी ले लो, मर्जी है, जैसा क्वेश्चन होगा वैसे ले लेंगे। तो 2 लाइन कभी भी हम देखो ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे इसको, कैपिटल ए वेक्टर।
दो पॉइंट के बीच का जो सेगमेंट है, अगर वो डायरेक्शन दे दिया गया है तो आप उसको किसी भी स्मॉल लेटर के ऊपर एरो बना के ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। और सपोज करो इसका जो मैग्नीट्यूड मेरे को लेना है, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है बताना? हमारे लेंथ, इसकी जितनी भी लेंथ होगी वो इसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा। आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी वैक्टर लिखा और उसके ऊपर ऐसे मॉडुलस का साइन लगा, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट होगा। आप इसको ए से शो कर चुके हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये और ये एक ही बात होगी। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग मॉडुलस साइन का यूज करेंगे। लंबाई निकालने के बाद वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी और एक नंबर होगा, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, लेकिन एक नंबर होता है, वेक्टर नहीं होता, वो एक सिंपल नंबर होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आपको थोड़े से समझ में है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। नेक्स्ट हेडिंग टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, जिसमें पहला लिखिए आप यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, ये वेक्टर ऐसा होता है जैसे सपोज करो ये मेरा एक इनिशियल पॉइंट ए है, ये टर्मिनल पॉइंट बी है, लाइन में ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, मैंने इसका सेगमेंट ड्रॉ कर दिया है बस, और ये ऐसे है, ठीक है। और मैंने कहा इसका जो मैग्नीट्यूड आ रहा है, जब मैं इसका मैग्नीट्यूड देख रहा हूं तो ये 1 के इक्वल आ रहा है, इसकी लंबाई 1 यूनिट है। तो जिस वेक्टर की लेंथ 1 यूनिट हो जाएगी, और सपोज करो हमने इसको ए से रिप्रेजेंट कर रखा है, तो ये 1 यूनिट वेक्टर होगा, हम ए के ऊपर ऐसे कैप लगा सकते हैं। तो ए बी वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। क्यों कह रहे हैं यूनिट वेक्टर? क्योंकि इसका जो लंबाई है वो 1 यूनिट है, और हम चाहें तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्मॉल लेटर ए लिखेंगे, उसके ऊपर कैप लगा सकते हैं। कभी भी कैप ऐसे मत लगाना जैसे ए बी वेक्टर है आप इसके ऊपर कैप लगा दो, ये गलत रिप्रेजेंटेशन। ए बी लिखना है तो वेक्टर लगाओ ऊपर। अगर इसको स्मॉल लेटर से शो करना चाहते हो तो स्मॉल लेटर से शो कर लो, लेकिन स्मॉल लेटर के ऊपर एक कैप लगा सकते हो। कैप कभी भी ऐसे ऊपर नहीं लगेगी इसके, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि ये वेक्टर स्मॉल ए से शो किया गया, कैप लगती है आप समझ जाओगे अच्छा इसने कैप लगा रखी है, इसका मतलब ये यूनिट वेक्टर, ठीक है। आगे चलते हैं। तो सिंपल सी बात है, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होगा वो वेक्टर यूनिट कहलाएगा। दूसरा यहां लिख देता हूं, को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल नाम से पता चल रहा है, ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो जाए। सपोज करो यहां से एक वेक्टर चला गया इस डायरेक्शन में, ओ ए वेक्टर, ओ पॉइंट से ही एक वेक्टर इधर चला गया, डिफरेंट लेंथ का हो सकता है, मैंने जान के बड़ा बनाया, ये डिफरेंट लेंथ है इससे इसकी, लेकिन दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है। तो सिंपल सी बात, को इनिशियल वेक्टर्स वो वेक्टर्स है जिनका सेम इनिशियल पॉइंट होगा। सिमिलरली को टर्मिनल वेक्टर्स, को टर्मिनल वेक्टर्स जिनका टर्मिनल पॉइंट सेम होगा। सपोज करो एक वेक्टर यहां से शुरू हुआ और बी पे टर्मिनेट हो गया, डायरेक्शन ए टू बी। एक वेक्टर यहां से आ रहा है वो भी बी पे आके टर्मिनेट हो गया, ये सी से आ रहा है, तो इन दोनों का टर्मिनल पॉइंट सेम हो गया। और ये दो नहीं, कई सारे हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, कोई इनिशियल भी बहुत सारे बना सकते हो आप एक ही पॉइंट से। तो को टर्मिनल वेक्टर्स हैविंग टर्मिनल पॉइंट सेम, हैविंग सेम टर्मिनल पॉइंट होते हैं। भाई आप नोट करते जाना। नोटेड सर। ठीक है, तो हमारे 3 हो गए, यूनिट हो गया, को इनिशियल हो गया, को टर्मिनल हो गया। फिर आप लिखिए नेक्स्ट, कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स, इसमें क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास एक लाइन ऑफ सपोर्ट है, इस लाइन के ऊपर मैं अनगिनत लाइन सेगमेंट ले सकता हूं, अनगिनत। जैसे एक सेगमेंट ये ले लिया मैंने ए बी, एक सेगमेंट मैंने थोड़ा सा आगे जाकर सी डी ले लिया, देखा जाए तो बीसी भी एक सेगमेंट माना जाएगा, ए बी बी सी सी डी 3 सेगमेंट हो गए मेरे पास। और भी ले सकते हैं, और ये भी कह सकते हो आप ए बी सेगमेंट नहीं है, ए सी एक सेगमेंट है, ये भी कह सकते हो। तो बहुत सारे हो सकते हैं इस तरह से। सपोज करो मैंने यहाँ पे डायरेक्शन दी ए से लेके बी तक, ये, तो बताओ ये क्या बन गया? AB ए बी vector. वेक्टर।
है ना, या आप इसको क्या बोल सकते हो, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी। क्योंकि जब हम बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट तो डायरेक्शन पता नहीं चल रही किस तरफ है, लेकिन जब आप बोलते हो वेक्टर ए बी तो पता चलता है ए से बी की तरफ बोला जा रहा है। तो ये हो गया एक ए बी वैक्टर, एक ये बन गया मेरा सी डी वैक्टर। सेम लाइन ऑफ सपोर्ट पे, एक ही लाइन ऑफ सपोर्ट है दोनों की, तो जिन वेक्टर की लाइन ऑफ सपोर्ट सेम होती है, हैविंग सेम लाइन ऑफ सपोर्ट, वो वेक्टर कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं। एक बात इसके बारे में। अब दूसरी बात, जब भी वेक्टर कोलिनियर होते हैं तो उनका आपस में गहरा रिलेशन होता है, काफी गहरा रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, दो कोलिनियर वेक्टर्स में अगर आप कंपेयर करोगे तो एक वेक्टर कोई भी दूसरे वेक्टर का सम स्केलर टाइम्स होता है, लैम्डा टाइम्स। चाहे लैम्डा की वैल्यू 2 आए, 1/2 आए, हाफ आए, माइनस हाफ आए, लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई भी नंबर, नंबर यानी स्केलर। तो अगर दो वेक्टर कोलिनियर होते हैं तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, हाफ टाइम्स, 1/4 टाइम्स, 3/5 टाइम्स कुछ भी हो सकता है, ऐसा जरूर होगा। फिफ्थ, पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स में छोटी सी बात है, लाइन ऑफ सपोर्ट पैरेलल होंगी। जैसे मैंने दो लाइन ड्रॉ की, सपोज करो ये लाइन L है और ये लाइन M है, और L लाइन M लाइन के पैरेलल है। अब मैंने इस लाइन के ऊपर एक सेगमेंट ले लिया AB, और इस लाइन के ऊपर भी मैंने एक सेगमेंट ले लिया CD, और मैंने इसको डायरेक्शन दी A to B, इसको दी C to D। तो भाई जाहिर सी बात है, अगर लाइन पैरेलल है उनके आप सेगमेंट ले लोगे तो सेगमेंट भी पैरेलल आएंगे, और अगर आप उनको डायरेक्शन देके वेक्टर्स बनाओगे तो वेक्टर्स भी पैरेलल आएंगे। तो पैरेलल वेक्टर्स की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, वेक्टर्स हैविंग सेम, सॉरी, पैरेलल लाइन ऑफ सपोर्ट्स। ऐसे वेक्टर जिनकी लाइन ऑफ सपोर्ट्स पैरेलल होती हैं वो वेक्टर भी पैरेलल होते हैं, इनके बीच में भी बड़ा गहरा संबंध होता है। सर तो फिर हम DCB को भी पैरेलल टू AB कह सकते हैं। आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं, एक मिनट रुको बस। AB इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ CD वेक्टर। हमने CD को C से D की तरफ जाते हुए लिया है, जैसे A B की तरफ जा रहा है दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। हो सकता है A से B की तरफ तो ये जा रहा हो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेकिन दूसरी लाइन के ऊपर हो सकता है ये D से C की तरफ आ रहा हो। मतलब मैं डायरेक्शन को चेंज करके ऐसे भी बना सकता था, या मैं इसकी चेंज कर देता, इसकी उल्टी रख देता। कहने का मतलब ये दोनों अलग अलग दिशाओं में जा सकते हैं लेकिन है तो पैरेलल ही। तो ऐसे वेक्टर्स ए बी लैम्डा टाइम्स आएगा, किसका आएगा, डीसी का आएगा, लेकिन इसमें लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव होगी। अगर मैं आपको ये बोलूंगा ए बी वेक्टर 2 टाइम्स है सी डी वेक्टर का, 2 टाइम्स, तो आप मुझे क्या बोलोगे, ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं। कैसे पैरेलल है, अगर ये ए बी 2 टाइम्स है, लैम्डा अगर पॉजिटिव है तो लैम्डा पॉजिटिव है तो कहलाएंगे लाइक पैरेलल, लाइक पैरेलल। और अगर लैम्डा आपका नेगेटिव आ रहा है तो ये कहलाएंगे अनलाइक पैरेलल। अब एक झगड़ा है, आपने तो मुझसे पूछा नहीं, मैं आपको बताता हूं। यहां पे भी ए बी टाइम्स लैम टाइम्स है सीडी का, तो कोलिनियर भी बोले जा रहे हैं। ए बी टाइम्स सीडी के लैम टाइम्स का ये भी है, यहां पे क्या बोला जा रहा है, पैरेलल बोला जा रहा है। ये दो बातें एक जैसे कैसी हो सकती है। अब मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पुट कर दिया भाई टीचर ने, देखते हैं कितनी नॉलेज है बच्चे को डीप में। उसने कहा जी क्वेश्चन ये है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, ए बी वैक्टर हाफ टाइम्स है सी डी वैक्टर का, ए बी और सी डी के बीच में रिलेशनशिप बताएं। आप बताएं क्या है, कोलिनियर हो सकते हैं, पैरेलल भी हो सकते हैं। आप दोनों लिखेंगे, इसलिए आपको पता है ए बी अगर लैम्डा टाइम्स है सी डी वैक्टर का तो मे बी ए बी इज पैरेलल टू सी डी वैक्टर। और दूसरा आंसर भी हमारे पास है, ए बी एंड सी डी वैक्टर्स आर कोलिनियर। आपको इस हालत में दोनों बातें बोलनी पड़ेगी, आपको नहीं पता क्या कहानी है, लेकिन ये तो एक पार्ट है। अब दूसरा पार्ट सुनो। अब टीचर ने कहा क्वेश्चन में है जी ए बी वैक्टर हाफ टाइम्स है बी सी वैक्टर का, अब बोलो, अब कोलिनियर ही होगा। कोलिनियर। अब पैरेलल क्यों नहीं हो सकता बताओ, बी पॉइंट कॉमन है।
अगर बी पॉइंट कॉमन है तो ये दूसरे एंड पे कैसे चला जाएगा, सोचो भाई। ए बी है, उधर बी सी है, जैसे कि ये देखो ए बी है और ये बी सी है, तो बी पॉइंट अगर कॉमन आ गया, कोई भी एक पॉइंट अगर कॉमन है, तो आप समझ जाना कि ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब ये सब पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर आएंगे। तो आपने देखा ए बी अगर हाफ टाइम्स बी सी का दिया हुआ और एक पॉइंट कॉमन दिख जाए, तो इस केस में अब एक ही आंसर लिखा जाएगा, ए बी एंड बी सी वैक्टर आर कोलिनियर। अब पैरेलल नहीं लिखोगे आप, ठीक है। हाँ, बिल्कुल है तो पैरेलल ही ना, डायरेक्शन उल्टी जा रही है, वो इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, लेकिन ये लाइक पैरेलल और अनलाइक पैरेलल कहलाते हैं। आपको एग्जाम में सिर्फ पैरेलल लिखना होगा, लाइक और अनलाइक तो एनसीईआरटी बता ही नहीं दिया। वैसे तो आपकी नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। जैसे मैं आपको बोलूंगा ए बी इज इक्वल्स टू -2 टाइम्स ऑफ सी डी, तो यहाँ पे आपकी लैंग्वेज क्या हो सकती है आंसर में, इधर ए बी एंड सी डी आर पैरेलल इन अपोजिट डायरेक्शंस, या ए बी एंड सी डी आर अनलाइक पैरेलल, और या फिर क्या बोलेंगे, ए बी एंड सी डी आर कोलिनियर वेक्टर्स इन अपोजिट डायरेक्शंस। अपोजिट वर्ड क्यों यूज किया जा रहा है, माइनस की वजह से, वरना माइनस हम नहीं यूज करते फिर माइनस वर्ड। और अगर बच्चा इसमें लिख के आएगा ना ए बी एंड सी डी आर इधर पैरेलल और कोलिनियर, तो भी ठीक है, एक ही बात है। रब कर दूं, क्लियर हो गया? यस सर। अभी थोड़ा सा और समझाना है, ये बेस बन जाएगा तो फिर वेक्टर थोड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा, ये बताना बहुत जरूरी है। अब आप लिखो नेक्स्ट, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, अब ये क्या होता है जी, पोजीशन वेक्टर ऐसा वेक्टर हैविंग फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट, जिस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड होता है, और हम हमेशा फिक्स पॉइंट मानेंगे ओरिजिन को, ओरिजिन जहां पे सारी एक्सिस मीट करती है। तो ओरिजिन को अगर हम फिक्स पॉइंट बना के कोई भी वेक्टर बनाएं, जैसे देखो ये मेरा 2 डायमेंशन प्लेन है, ठीक है, यहां पर एक मेरा पी पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इधर मेरा क्यू पॉइंट है, लेट्स से यहाँ ये मेरा सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ओरिजिन से मैंने पी पॉइंट को ज्वाइन किया, तो बताओ ये क्या है, पी वेक्टर। लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, मैंने कोई डायरेक्शन थोड़ी दी है अभी तक। अभी तो आप इसको ओपी बोलो या पीओ बोलो, मुझे क्या फर्क पड़ेगा, ओपी लाइन सेगमेंट, लेकिन मैं डायरेक्शन देता हूं इसको फ्रॉम ओरिजिन से पी की तरफ। अभी ये हो गया ओपी वेक्टर, और मैंने ओ से ही दिया क्यू को, तो ये भी क्या हो गया, ओ क्यू वेक्टर। इन दोनों वेक्टर को एक नाम से बुलाओ, नहीं, को इनिशियल वेक्टर्स, क्योंकि दोनों का सेम इनिशियल पॉइंट है। अब ओपी वेक्टर को अकेले बुलाना है, पहले मैंने दो बुलाए एक साथ, मैंने कहा दोनों को नाम देना है, तो बोलूंगा ओपी एंड ओक्यू आर को इनिशियल वेक्टर। मैं कहूंगा मेरे को ओपी वेक्टर का नाम देना है, तो मैंने देखा भाई अच्छा इस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट तो ओरिजिन है, तो ये अब एक स्पेशल वेक्टर बोलेंगे इसको, हम कहेंगे ये वेक्टर नहीं है खाली, ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ किसका, पी का। तो जब आप किसी वेक्टर के इनिशियल पॉइंट को गौर से देखोगे और वो ओरिजिन नजर आएगा, तो आप उसको खाली वेक्टर ना बोलकर क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी पॉइंट। सिमिलरली OQ वेक्टर को बोला जाएगा PV। एग्जाम में आप PV लिख सकते हो, अंडरस्टूड होगा, टीचर को सबको पता होता है। PV यानी पोजीशन वेक्टर किसका, Q का। क्लियर हो गया, छोटी सी बात, रोक नहीं रहे, यहाँ पे हम आगे चलेंगे। तो अगर आपका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन है और यहाँ से बहुत सारे वेक्टर बना रहे हो, तो इंडिविजुअल रीड करना होगा, तो कैसे रीड करना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, और वरना सारे के सारे तो को इनिशियल हैं, क्योंकि सबका पॉइंट सेम है, ओरिजिन। आगे चले, अभी एक वेक्टर और बताना है, उससे पहले एक चीज और सिखानी पड़ेगी। अब आता है ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। आप दो वेक्टर को ऐड कर सकते हो, सबट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड नहीं कर सकते। दो वेक्टर का डिवीजन नॉट डिफाइंड होता है, एडिशन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। तो अभी हम सीखेंगे पहले एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ट्राइंगल लॉ बोलने का एक खास पर्पस है,
पर्पस सुनिए आप, जैसे ये एक वेक्टर है, इनिशियल पॉइंट ए है, लेट से टर्मिनल पॉइंट बी है, तो एरो ऐसे लगा, जहां पे ये वेक्टर टर्मिनेट हुआ वहीं से एक वेक्टर और बना दिया मैंने नीचे डायरेक्शन में, कहीं भी ले जाना, ऊपर ले जाओ, इधर ले जाओ, कहीं ले जा सकते हो, बी से कहां तक, सी तक। तो ए बी और बी सी का एक बी पॉइंट कॉमन है, जो ए बी में बी जो है वो टर्मिनल है और बी सी का जो बी है वो इनिशियल है। अब मुझे इन दोनों वेक्टर का ऐड करके सब निकालना है, तो इन दोनों वेक्टर का जो एडिशन आएगा वो एक वेक्टर आएगा जो डायरेक्शन लेगा ए से सी की तरफ। तो किसको मैंने बीच में से उड़ा दिया, बी को बीच में से उड़ा दिया। ट्रायंगल लॉ क्या बना, ए बी वेक्टर में अगर आप ऐड करोगे बी सी वेक्टर, तो बी पॉइंट आप देखोगे दोनों में यहाँ कॉमन दिख रहा है, इसका टर्मिनल इसका इनिशियल, तो इन दोनों वेक्टर का सम जो रिप्रेजेंट किया जाएगा वो किया जाएगा ए से सी वेक्टर, ए सी, सी मत लिख देना इसको, ए सी वेक्टर। तो ट्रायंगल लॉ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये ट्रायंगल की शेप बना लेते हैं तीनों मिलकर, तो इसको हम ट्रायंगल लॉ का, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं। फिर से समझो, ट्रायंगल लॉ लगाने के लिए ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं होती है। अब आप देखो, मेरे को बिना लॉ ट्रायंगल बनाए बता सकते हो, ये पी क्यू प्लस क्यू आर वेक्टर, बोलो क्या बनेगा इसका, PR पी वेक्टर। आर वेक्टर, खत्म, ये बन जाएगा। ट्रायंगल लॉ लगाने के लिए ट्रायंगल की जरूरत नहीं। हाँ क्यों नहीं, इनको कोलिनियर भी होंगे तो भी हम ए बी और बी सी को ऐड करके एसी वेक्टर बोल सकते हैं। तो हम ट्रायंगल लॉ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर नॉन कोलिनियर हुए तो फिर इसका मतलब ये ट्रायंगल की शेप बना देते नहीं होंगे यार। फिर उसमें अभी बताता हूँ कुछ केस में क्या करना पड़ेगा। अब पहले मेरे को ना ये वाला बताओ जरा, इसको ऐड करके क्या आएगा, जरा ध्यान से देखना मैं क्या दे रहा हूँ। ए बी वैक्टर में आप मुझे ऐड करके बताओ बी ए वैक्टर, ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग। 0 आपको बोले हैं पहले, आप मेरे को ये बोलोगे भाई, अभी इसको देख के आपने क्या बोला, मेरे को पी आर वैक्टर बोला, तो इसको देख के क्या बोलोगे, आप बोलोगे अच्छा बी बी बीच में कॉमन दिख रहा है, ए वैक्टर, ये कैसा वैक्टर है, इसका इनिशियल पॉइंट क्या है ए और टर्मिनल पॉइंट क्या है, ए जहां से शुरू हुआ वहीं पे खत्म हो गया। वेक्टर तो है, देखो भाई ये वेक्टर है, लेकिन इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, जो इस वेक्टर की लंबाई है वो कितनी है, वो जीरो 0। है। इसको बोलते हैं हम लोग जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी डायरेक्शन किसी को नहीं पता होता, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ही नहीं होता, ये होता ही नहीं है, मतलब अब आप कहोगे होता ही नहीं तो है क्यों, लेकिन ये है बस। तो जीरो वेक्टर क्या वेक्टर है, ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड कर जाएगा, तो ऐसे वेक्टर को हम कहेंगे जीरो वेक्टर। ये आपका, ये मेरा नेक्स्ट वेक्टर बताना था मेरे को, इसको बोल सकते हैं आप जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। और जीरो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है ये हमेशा जीरो होता है, लंबाई इसकी हमेशा जीरो। हाँ बोलो। हाँ हाँ, दोनों जुड़ गए, ए बी, हाँ वही ना, देखो ए बी और बी ए जब मिल गए तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। ए बी को ही तो आप ऐड कर रहे हो बी ए में, ये दोनों अलग थोड़ी हैं, ये इसका उल्टा हो गया बी ए। अब मैं इसको ही लिखूंगा, देखो मैं इससे लिखने जा रहा था यही, ए बी और बी ए को जब ऐड करके जीरो वेक्टर बोल रहे हैं, तो हम ए बी को क्या लिख सकते हैं, ये वाला बी ए उधर जीरो में से माइनस हो जाएगा तो साइन चेंज हो गया। इसीलिए हम कहते हैं जब आप ए बी वेक्टर को डायरेक्शन उल्टा करके बी ए बनाओगे तो रहेगा तो वही वेक्टर, लेकिन साइन अपना बदल लेगा। मॉडुलस तो इसका मैग्नीट्यूड शो करता है, जीरो वेक्टर मैग्नीट्यूड नहीं है, स्केलर क्वांटिटी नहीं है। जीरो वेक्टर एक वेक्टर माना जाता है, डायरेक्शन पता नहीं कितनी कहां पे होती है इसकी, बहुत छोटा सा होता है, नेग्लिजिबल होता है, दिखता ही नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूंगा इसका लंबाई बताओ, तो लंबाई के लिए आप उसको मॉडुलस लगाएंगे और फिर आप उसको जीरो। अब ए बी और बी आप कह रहे हो इनको ऐड करके कुछ तो आना चाहिए, आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, आ रहा है ना जीरो, क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में अगर एक ही वेक्टर को ऐड करोगे तो जीरो समझना, तो इसलिए ए बी वेक्टर को माइनस बी ए वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कई क्वेश्चंस में ऐसा करने के लिए होगा भी, मैं आपको बोलूंगा ए बी की डायरेक्शन बदल दो तो आप बदल देना, बी ए बना देना, बस साइन चेंज कर, डन। अच्छा एक चीज और, टाइम कितना बचा है, टाइम हो गया, अच्छा इतना क्लियर हुआ, ये बताइए बेटा, ये यस बेस बनाया मैंने आपका, यस सर। ठीक है चलो फिर इसको और नहीं करते, इसको परसों क्लास में कंटिन्यू करेंगे, काफी हद तक मैं इसको खींच दूंगा, परसों अलजेब्रा वेक्टर्स करवाना है।
अलजेब्रा वेक्टर्स में 1 क्लास, स्केलर प्रोडक्ट में 2 क्लास, क्रॉस प्रोडक्ट में 2 क्लास। 5 घंटे का टॉपिक है। ओके जी।